बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा और बेहतर जानता है कि चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। चुनौतियों का सामना करते करते कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर शहीद भी हो गए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो चुनौती जारी है। हम इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इनकी सेवा में हम समर्पित हैं, हम समर्पित हमेशा रहेंगे। यहाँ पर एक तरह से मुझे लगता है बदलाव आया है, तब्दीलियाँ आई हैं जब से सियासत बदला है, और इस बदलाव में कांग्रेस का हाथ है। क्योंकि कांग्रेस की ये खासियत है कि जब वो वादा करती है, जब वो कुछ कहती है, जब योजनाएं लाती है और कहती है कि हम लाएंगे, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, उसको अंजाम देती है, उसको मुकम्मल करती है। तो सियासी बदलाव आया है, यहाँ पर विकास हुआ है, बहुत कार्यक्रम बाकी भी हैं, वो हम करते रहेंगे क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं, हम निष्ठावान हैं, हम सुदृढ़ हैं। ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कह रही। हमें पूरा भरोसा भी है कि आवाम हमें वापस चुनेगी। ये मैं एक गुरूर से नहीं कह रहा, मेरे पास कोई गलतफहमी भी नहीं है, पर मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आगाज़ में कि हम यहाँ पर वापस आएंगे। बस्तर में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरी इस रियासत में, पूरे राज्य में। हमारा नारा है इस बार 75 पार, और ऐसा ही होगा, यही हकीकत है, ये कोई गलतफहमी नहीं, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ को सुन रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसको जान रहे हैं। ये तो हमारा कार्य है, हमेशा ये करते आ रहे हैं। देखिए, इसकी 3-4 वजह भी हैं। एक तो हमारे जो वादे थे, जो हमने पहले किए, उनको वो मुकम्मल किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, या फिर शिक्षा की बात हो, या फिर किसानों के उत्थान की बात हो, या फिर आदिवासी और जो समुदाय हैं, जो वर्ग हैं, उनके उत्थान की बात हो, विकास की बात हो, उन्होंने हमें जो वादे थे हमने पूरे किए, पूरे करने की पूरी कोशिश की। दूसरी बात यह है कि, और ये कहना बड़ा महत्वपूर्ण है, कि छत्तीसगढ़ को एक जो गर्व लाए, एक जो प्रतिष्ठा मिली है, जो हमारे कार्यक्रम से, हमारी भावनाओं से, बहुत सारे लोग यहाँ से कह सकते हैं गर्व से कि हम छत्तीसगढ़ से आते हैं। ये एक सकारात्मक भावना है, ये कोई और राज्य को नीचे दिखाने वाली भावना नहीं, लेकिन ये गर्व से कहने वाली भावना है। तो ये जो राज्य को, जो इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो प्रतिष्ठा दी है, अपने कार्यकरों से, अपनी योजनाओं से, अपनी भावना से, अपने वो निष्ठावान तरीके से, जैसे एक आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया, उसमें पहले मैं भी आया था, बड़ा खूबसूरत लगा वहाँ पर। यहाँ पर हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई, यहाँ पर जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो तहजीब है, वह उनको हमने तवज्जो दिया, उनकी गरिमा के लिए हमने कार्य किए, भाषाओं के लिए, रहन सहन के लिए, खान पान के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। ये जो सम्मान दिया, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको दोहराना भी चाहिए सब लोगों को, खास तौर पर बस्तर क्षेत्र के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ पर बोली के लिए, भाषा के लिए, मुरिया के लिए, हल्बी के लिए, जो आम भाषा है, गोंडी के लिए। आप पहले तो लगता था कि कार्यालय में भाषा नहीं बोल सकते, अब तो जाके बोल सकते हैं आप। तो जो तवज्जो दिया, जो सम्मान दिया, ये बहुत ज़रूरी है, और इस पे हमने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। दूसरी बात, जो हम कार्यक्रम लेके आए, वादे पूरे किए। बस्तर में ख़ास तौर से महारानी अस्पताल के बारे में एक नया जीवन जिया, ट्रांसपोर्ट यूनियन के बारे में एक सुचारू रूप से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो अति आदिवासी जो वर्ग आता है, प्रिमिटिव ट्राइब, 10,000 नौकरियाँ दी। वो इसलिए दी, कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना नहीं पड़ा, वो इसलिए दी कि हम रुक नहीं सकते कि विकास आएगा, लोग फिर शिक्षित होंगे, फिर उनको नौकरियां मिलेंगी, वो इम्तिहान देंगे। हम अभी चाहते हैं कि उनको शक्ति मिले ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। तो हमने कोई इंतज़ार नहीं किया, और मुझे लगता है ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है समता और समरसता के लिए, मुख्य धारा में लोगों को लाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, और आपको पता भी है हमने और आगामी चुनाव में
सत्ता में आने के बाद और वादे भी किए हैं, ऋण माफ करने के वादे किए हैं। कुछ आपके सामने है। कल बहुत एक महत्वपूर्ण ऐलान भी राहुल गांधी जी ने कल किया, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। एक तो हमने पहले कहा था कि हम ऋण माफ करेंगे किसानों का, ये हमने पहले भी किए, 9,000 करोड़ के हमने माफ किए। हम आगे वाले भी आने वाले समय में भी करेंगे। हमारी आवास योजना सुदृढ़ है, वो और तेजी पकड़ेगी और हम 17.5 लाख घर और बनाएंगे। हम जातिगत जनगणना भी करेंगे, इस विषय में भी मैं थोड़ा और बोलूंगा। और फिर हमने कल ऐलान किया कि केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा मिलेगी। सरकारी जो वहां पर संस्थाएं हैं उनमें, ये एक बहुत भारी कदम है। देखिए, निशुल्क शिक्षा मिलना, और शिक्षा पे हमेशा हमारा तवज्जो, हमने अहमियत दी है शिक्षा पर। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, बस्तर के लोग हैं, पूरे राज्य के लोग हैं, सब इसका फायदा उठा पाएंगे। निशुल्क मतलब आप अगर मेडिकल में भी हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी हैं, आप टेक्निकल कोर्सेज भी कर रहे हैं, वो भी आपको मुफ्त में मिलेगा। ऐसा अप्रत्याशित है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, जरा गौर करिए। और ये हम कह रहे हैं, और जो हम कहते हैं हम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे कर्नाटक में हमने किया, जैसे राजस्थान में किया, जैसे हिमाचल में किया, हमने जो कहा वो हमने किया। अगर कर्नाटक में हमने बोला कि हम गृह लक्ष्मी स्कीम लाएंगे, तो हमने किया। जैसे ही हम आए, हमने इंतजार नहीं किया, तो ये हम करेंगे। और बस्तर के खास लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं, हरा सोना, उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रतिवर्ष उनको सब्सिडी इनपुट 4,000 का मिल रहा है। उसके अलावा जो मानक बोरा हम खरीद रहे हैं, वो अब 4,400 में खरीदेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक फायदा मिलेगा यहाँ के लोगों के लिए। वनोपजनों की उसमें भी हम जो वृद्धि कर रहे हैं एमएसपी में, वो 10% ज़्यादा है। तो बस्तर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए हम बहुत कार्यक्रम लेके आए हैं, करते आ रहे हैं। जातिगत जनगणना जरूरी, मैं अनिवार्य इसीलिए समझता हूं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इस समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हकीकत और असलियत क्या है। जब तक वो संख्या, जब तक ये आंकड़े सामने नहीं आएंगे, जब तक हकीकत सामने नहीं आएगी, तो हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि जो सरकारी जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उसका विभाजन कैसे हो, सरकारी तिजोरी में जो पैसा है उसका वितरण सही रूप से कैसे हो, कौन है जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जो मोहताज है, उसके पास पैसा वो पहुंच रहा है, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे है उनके पास वो पूंजी जा रही है कि नहीं। उसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, ताकि समाज की हकीकत सामने आए। भाई, इस सरकार ने आम जनगणना तक नहीं की। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लाल किला से कि इस मुल्क में 140 करोड़ लोग हैं। अरे आप मुझे बताइए कि 165 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं। अगर आप आम जनगणना तक नहीं करेंगे, तो जितने भी आपके आर्थिक आंकड़े हैं वो तो फर्जी होंगे, वो तो बनावटी होंगे, वो तो असली होंगे ही नहीं। भाई, 15-20 करोड़ में तो एक नया मुल्क बन जाता है। आप लोगों के लिए योजनाएं कैसे बनाएंगे जब आम जनगणना तक नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना भी हो। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक तरह से एक कमेटी बैठाई गई थी जस्टिस पटेल के अध्यक्षता में। उससे ये क्वांटिफाइबल डेटा जो कमेटी थी, जो आयोग था, उसका गठन हुआ। उसके आधार पर हमने एक बिल पारित किया यहाँ पर विधानसभा में, आरक्षण के मामले में। वो बिल अभी तक माननीय राज्यपाल के कार्यालय में अटका हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बिल वो अपने हस्ताक्षर से वापस करें, ताकि ये अधिनियम बने। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। बहुत देर से वहाँ पर वो लंबित है और हम पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों है।
क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। एक और बात पे मैं तवज्जो देना चाहता हूँ यहाँ पर, आरक्षण के मामले में, सामाजिक न्याय के मामले में, महिला सशक्तिकरण के मामले में ये तो कांग्रेस अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, मोदी जी यहाँ पर आए भी, उन्होंने स्टील प्लांट के मामले में, नगनार स्टील प्लांट के मामले में जो कहा, वो भ्रमित करने वाली बात कही। हमारे इरादे तो फौलाद की तरह पक्के हैं, लगता है वो जो कहते हैं उनके इरादे, उनके वादले पानी की तरह हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, उनके बिल्कुल खोखले शब्द होते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम ये जो स्टील प्लांट है ये इस राज्य के लोगों की संपत्ति है, उनकी अमानत है, कहीं जाने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ हमें ये मालूम होता है और आप अच्छी तरह जानते हैं, फैसले किए जाते हैं, प्रक्रिया एक होती है जिसमें इसकी निजीकरण की जितनी भी एक तरह से जो भी एक प्रक्रिया चल रही है वो 2020 से चल रही है, स्टील मिल की निजीकरण की। तो एक फैसला लिया जाता है कि निजीकरण हो रहा है, वो गति भी पकड़ रहा है, क्योंकि 2020 ने प्रधानमंत्री ने अपनी इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, जो एक तरह से आर्थिक मामलों को देखती है, वो समिति, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। उन्होंने फैसला किया था कि मेजॉरिटी स्टेक 50.7% इस स्टील प्लांट का आप निजी हाथों में दे देंगे। उसमें आपने बिड्स भी आमंत्रित किए थे, 5 बिड्स भी आए, उसमें से एक लगता है कि अडानी जी का भी बिड था। तो एक षड्यंत्र चल रहा है कि मुल्क की जो परिसंपत्ति है, जो संसाधन है, उसको काट काट कर कैसे बड़े बड़े कारोबारियों को बेचा जाए। ये जो आभूषण है, जो नौकरी देते हैं, जिससे तनख्वाह मिलती है, जिससे पेंशन मिलता है, जिससे लोगों के जेब में पैसा आता है, वो अपनी रसोई चला सकते हैं, ये आप उसका निजीकरण के बाद अपने जो कारोबारी, जो मित्र हैं, जो सांठगांठ बनी हुई है, उनको देना चाहते हैं। यही सिलसिला चलता आ रहा है और उनकी योजनाओं में भी ऐसा है कि गरीबों से पैसा लो और अमीरों को दो। अब उत्पाद शुल्क जो पेट्रोल का है इतना ऊंचा है, तो गरीब आदमी भी तो देता है, सिर्फ अमीर आदमी तो देता नहीं है। तो गरीबों की जेब से आप पैसा लेते हैं और अमीरों की जेबों में डाल देते हैं। उनको जितने फायदे होने होते हैं वो आप आर्थिक जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से आप उनको देते रहते हैं। यही वो सरकार करना चाहती है। हम चाहते हैं कि अगर ये सरकार अक्षम है, अयोग्य है, ये स्टील प्लांट नहीं चला सकती, तो भूपेश बघेल जी ने यह भी कहा कि हमें सौंप दीजिए, राज्य सरकार को दे दीजिए। भाई नहीं चलाना चाहते, आप में वो काबिलियत नहीं है तो हमें दे दीजिए ना, हम चला लेंगे, हम नौकरी देंगे। ये जो परिसंपत्ति है हमारी, ये जो एसेट है राज्य का, इन लोगों का, वो हम निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। इसमें बहुत विरोध भी हुआ, 2016 में भी कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया इस बात का, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया अभी जारी है, ये मुहिम सरकार चला रही है और ये इनकी यही योजना है चारों तरफ कि किस तरह से आर्थिक रूप से लोगों को, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनको और अमीर बनाएं और जो गरीब हैं और वो गरीब बनते रहें, उनका पैसा कैसे निकालें। इसलिए पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए महंगाई है, इसलिए मंदी है, इसलिए बेरोज़गारी भी है। क्यों बेरोज़गारी तभी होती है जब आप रोज़गार बनाएं। आप जब बड़े बड़े लोगों को निजीकरण कर रहे हैं, वहाँ बड़ी मशीनें आ रही हैं, तो रोज़गार मिल भी नहीं रहा है। तो बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर निजीकरण भी बहुत बड़ी समस्या है और हम चाहते हैं इस पर रोक लगाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बस्तर के लोगों के जो हित में जो कार्यक्रम होगा वो करते रहेंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछ रहा था कि एनडीए गठबंधन बनाए वो राज्य में क्यों नहीं नजर आ रहा है? एनडीए गठबंधन जहाँ पे सब अपना अपना राग लगाते हैं, इंडिया जो गठबंधन है, देखिए हमारा ये फैसला रहा है। सबसे पहले तो ये
एक राष्ट्र का गठबंधन है और हमारा ये फैसला रहा है कांग्रेस पार्टी का, जो अलग अलग जो राज्य हैं वो ये फैसला करें कि कैसे अगर गठबंधन बनाएं, कैसे हम दूसरे जो दल हैं उनको अकोमोडेट करें। ये राज्य पे फैसलों पे छोड़ दिया गया है, तो वो अपने फैसले लेते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जी नहीं नहीं, देखिए हाँ, ये मेरे दोस्त भी इसका उत्तर देंगे। देखिए कोई दोहरी बात नहीं है, यहाँ पर एक प्लांट चल रहा है। देखिए एक प्लांट चल रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम इसको चला नहीं सकते, हम इसका निजीकरण करना चाहते हैं। एक पूरा बन चुका है, एक व्यवस्था है, नौकरी मिल गई है, लोगों को आवंटन हो चुका है। भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से 5 साल में कहीं भी फैक्ट्री लग जानी थी, उस फोरम को पूरा नहीं हुआ, इस वजह से किसानों की जमीन वापस कर दी गई। ये विधि सम्मत वर्क था। अब आगे की पत्रवार्ता के लिए हमारे इसमें यशवर्धन राव जी एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। देखिए एक तरफ नगरनार इस्पात संयंत्र है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य और उसको आरंभ कराने का कार्य उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से थे अजीत जोगी जी ने सफलतापूर्वक किया। वहीं अगर आप टाटा की बात करें तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने उसका वो ग्रामीणों का विश्वास और दिल नहीं जीत पाए। आपने कहा कांग्रेस ने विरोध किया, असल विरोध स्थानीय लोगों का था, ग्रामीणों का था। उनके ऊपर विश्वास अगर रमन सिंह जता पाते तो आज शायद टाटा स्टील प्लांट नगरनार इस्पात संयंत्र की तरह यहाँ पर स्थापित हो जाता। कांग्रेस ने क्यों नहीं पाई कि टाटा स्टील प्लांट लगाने? देख इसमें टाटा स्टील प्लांट के मामले में मैं बताना चाहूँगा, टाटा स्टील प्लांट के मामले में आरंभ से ही रमन सिंह की सरकार का एक दुर्भावनापूर्वक था। आपको याद होगा कि जो MOU हुआ था वो MOU कभी भी टाटा और स्टेट गवर्नमेंट के जो बीच में जो MOU हुआ था वो MOU कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। इसके पीछे कारण क्या था? ऐसा क्या दुर्भावना था उनकी कि उस MOU को कभी भी इवन विधानसभा में जब प्रश्न उठा तो विधानसभा के अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि जो सदस्य उठा रहा है इस प्रश्न को उसको अलग से जाकर दिखा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक दुराव एक छुपाव की स्थिति थी। बस्तर के लोगों को छलने का काम कर रही थी रमन सिंह जी की सरकार। हमारी सरकार जब बनी, जिन लोगों की जमीन ली गई थी उन लोगों का विरोध था कि जबरदस्ती हमारी जमीनों को अधिग्रहित किया गया है और सबसे पहले हमारी सरकार ने उन लोगों की जमीन को वापस किया। हम किसी दुराव और छिपाव में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती है जो रमन सिंह जी कर रहे थे। निगम से संबंधित हमारे बीच यशवर्धन राव जी हैं, वो पत्रवार्ता करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कुछ आरोप लगाए जतीन जायसवाल वर्सेस किरण देव, तो उसी विषय पे अपनी बात रखूंगा। कैसे लगाते हैं? क्लिप लगा दीजिए। एक और ये भी लगा दीजिए। ये भी लगा। हमारे कार्यकाल में उनके कार्यकाल में बेसिक अंतर मैं बता देता हूँ। उनके कार्यकाल में निर्माण हुआ है, लेकिन जिस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है उसका परिणति ये रहा कि हमारे जतीन जायसवाल जी जीत गए महापौर के चुनाव में। यदि वो उनकी कोई उपलब्धि रहती, इतनी अच्छी उपलब्धि रहती, तो फिर तो कौशिक जी को जीतना था। जतीन जायसवाल जी के कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने बिल्कुल दोहरा बर्ताव करते हुए मात्र 50 करोड़ रुपए दिए उस वक्त। उस समय मैं PWD का चेयरमैन था। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पुल, पुलिया, वही बनाए। और किरण देव जी के कार्यकाल में 500 करोड़ से अधिक आए। तो रमन सिंह जी को एक मुखिया होने का दायित्व निभाना था। और जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल 50 लाख की लागत से प्रारंभ हुआ था।
वो होते 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 8 करोड़ की लागत तक पहुंच गया, टुकड़े टुकड़े में। और उस समय जीजा साले का चलता था। जीजा जी थे किरण देव जी और उनके एक साले साहब ठेकेदार थे। जो भी बड़ा काम हुआ उनको ही देना चाहिए, ये ऐसा टेंडर प्रक्रिया था। और हमारे जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, ये उस समय पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन थे। क्या गुणा भाग था नहीं मालूम, दलपत सागर का भी ठेकेदार वही रहेगा और गंगा मुंडा का भी ठेकेदार वही रहेगा और स्विमिंग पूल का भी ठेकेदार वही रहेगा। मैंने तो वो दिन देखा कि उक्त ठेकेदार के द्वारा जो स्विमिंग पूल का सब इंजीनियर है उसको कॉलर पकड़ के ऊपर ले जाके बिल बनवाता था। आज हमारे कार्यकाल में, जो पिछला कार्यकाल और अभी वर्तमान कार्यकाल में, कोई भी ठेकेदार का इतना हिम्मत नहीं होगा कि हमारे कोई सब इंजीनियर को तू तेरा 918 कर ले। ये जो दलपत सागर का ये लोग अपना बताते हैं, इसमें गहरीकरण उसी ठेकेदार ने किया और गहरीकरण का मिट्टी को बाजू में डाल दिया। गहरीकरण का अलग बिल बन गया और बंड के रूप में अलग बिल बन गया। तो एक काम का दो बिल ये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के कार्यकाल में, किरण देव जी के कार्यकाल में हुआ है। वीड हार्वेस्टर मशीन की जो बात कर रहे हैं, देखिए वो आया गुजरात से था। तो कोई भी चीज आता है, अनलोड होता है, वो जो पेंट लगाने की बात कर रहे हैं, कहीं पे कुछ खरोच वरोच आ गया होगा तो पेंट लगाया गया होगा। उस समय एक जांच समिति बना था, आप सभी को मालूम। जांच समिति में इनके 2 वरिष्ठ पार्षद जो नेता प्रतिपक्ष से भी ज्यादा वरिष्ठ हैं, योगेंद्र पांडे जी 2 बार नगर पालिका में और 3 बार गीतेश मल जी, किरण देव जी और अभी पार्षद हैं। कुल मिलाकर टोटल 5 बार। तो 5 बार वाले एक मैं हूं और एक योगेंद्र पांडे जी हैं। नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति एक सर्वदलीय बना था, 2 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और 2 कांग्रेस के पार्षद और टेक्निकल दल था। उन लोगों ने क्लीन चिट दिया। जिला प्रशासन जांच कर रहा था। ये हमको नहीं बता रहे कि भ्रष्टाचार हुआ या क्या हुआ, वो उन दोनों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पार्षद योगेंद्र पांडे और नरसिंह राव भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में थे। ये अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में अपने साथी पार्षदों का नंबर कम करने का चाल है। रमेश जायसवाल जो आयुक्त थे, रमेश जायसवाल जी के कार्यकाल में 10-10, 15-15 हजार के पौधे लाए गए राजमेंद्री से, और राजमेंद्री जाते थे अपने किरण देव जी के कार्यकाल में संजय पांडे जी, रमेश जायसवाल जी। तो और ये जो अपना शिव जी का मूर्ति लगा उनके कार्यकाल में था। उसके बाद जतीन जायसवाल जी जब आए तो वो एक तूफान टाइप का आया, उड़ गया। हम लोगों ने उसमें जांच कराने की बात कही तो वो हाथ पैर जोड़ने लगा, अपने खर्चे, मतलब उसमें बिना पैसा लगाए वो अब बना। वो हमारे कार्यकाल का अभी दिख रहा है। और पुराना यदि जांच करा दिया जाए तो कई ठेकेदार भी जेल में होंगे, कई जनप्रतिनिधि भी जेल में होंगे। तो वो कौन रहा है? उसको जांच कराने से समस्या कहाँ आ रही है? नहीं, जांच यदि इस तरह का यदि हमारे ऊपर आरोप लगेगा तो हम जांच करवाएंगे ना, जांच करवाएंगे। और जतीन जायसवाल जी जीते इनके अच्छे कार्यकाल के कारण कि भ्रष्टाचार के कारण, और उसके बाद सफीरा साहू जी जीते। अभी चौपाटी में 16 दुकान है। 16 दुकान में आप पता कीजिए, नगर निगम में 1 रुपया भी नहीं मिला राजस्व से। मात्र आवेदन लिया गया और बांट दिया गया। और जतीन जायसवाल जी के कार्यकाल में मात्र 6 दुकान, जो ऐसे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में 6 दुकान बना। 6 दुकान का हम लोग सामान्य सभा में जब टेंडर लाने की बात कर रहे थे, आप भी जानते हैं उस समय हम मात्र 14 पार्षद थे, महापौर हमारे थे, लेकिन हम अल्पमत में थे, बहुमत उनका था। तो उनका ये कहना था कि इनको वैसे ही दे दो। हम लोगों ने अब हमारा जो लंबा अंतराल तक वो पेंडिंग रहा, उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आप बहुमत की दादागिरी सदन में दिखा के नगर निगम का नुकसान किए। आज जब हम बहुमत में है तो 6 दुकान का 52 लाख रुपए का राजस्व मिला। तो ये राजस्व की हानि जो इतने महीनों सालों तक जतीन जायसवाल जी के कार्यकाल से सफीरा साहू जी के कार्यकाल तक का पेंडिंग, यही संजय पांडे उस समय भी नेता प्रतिपक्ष थे, इनके कारण हुआ।
आपको मालूम है गीतेश मल जी के कार्यकाल में शहीद पार्क में रेल का पांच था, छोटा ट्रेन चलता था, अभी तो टायर वाला है, पहले ट्रेन चलता था। उस समय इतनी दादागिरी चलती थी गीतेश मल जी के MIC के सदस्यों का, रेल का पटरी गायब हो गया, 1 रुपया उसमें जमा नहीं हुआ नगर निगम में। तो इतने अच्छे कार्यकाल के कारण जतीन जायसवाल जी आए और अभी सफीरा साहू जी आए और भविष्य में निगम में भी और यहाँ पे भी आएंगे। और सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी नगरनार स्टील प्लांट के लिए बोले थे कि हम कांग्रेसियों को नहीं सौंपेंगे, सिर्फ यही बोले, वो निजीकरण नहीं होगा ये नहीं बोले। और अभी अमित शाह जी दोपहर को यहां पर बोल रहे हैं कि निजीकरण नहीं होने देंगे, और उधर जो बोलीदार हैं उनका साइट विजिट हो रहा था। तो ये दोहरापन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल में नहीं हो सकता। गीतेश मल जी के कार्यकाल में मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष भी था। गीतेश मल जी ने 1 करोड़ रुपया डॉक्टर रमन सिंह से मांगा विकास कार्य के लिए। माननीय अमर अग्रवाल जी जो शैलेश पांडे जी से निपट गए, अभी फिर निपटने की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे 12 नगर निगम में स्वीपिंग मशीन बिना मांगे भेज दिया। 60 लाख रुपए का सड़क साफ करने का स्वीपिंग मशीन जगदलपुर नगर निगम को जरूरत नहीं था, भेज दिए, क्योंकि उस समय वैसे ही चलता था। अमर अग्रवाल जी के कार्यकाल में नगरीय निकाय के मंत्री थे और 40 लाख दे दिया, बोले आपने 1 करोड़ मांगा था, हमने 1 करोड़ दे दिया। वो आज भी धूल खा रहा है। और हमारे कार्यकाल में जो स्वीपिंग जो वीड हार्वेस्टर मशीन, जिसकी ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, निरंतर अपना सेवा दे रहा है और बहुत हद तक सफाई हुआ है। कोरोना का यदि नहीं होता तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जगदलपुर और बस्तर जो बदलाव की ओर बढ़ रहा है और अधिक प्रगति करते। निश्चित रूप से यह विधानसभा में दोबारा फिर काका आएंगे। ये जनता कह रही है, बेरोजगार कह रहे हैं जिनको भत्ता दिया जा रहा है, और किसान कह रहे हैं। तो नगर निगम में हमारे इन सवालों का जवाब आपके माध्यम से हम नेता प्रतिपक्ष जी से पूछेंगे। बोले कि दलपत शाखा में एक कार्य के लिए 2-2 मिल निकला था। हाँ। तो जब आप सत्ता में आए तो उसकी जांच क्यों नहीं करा? हमारा जो सत्ता था उस समय जस्ट बाद में हम लोग 14 लोग थे। नहीं, उसके बाद तो आप लोग पूर्ण बहुमत से आए तो उसकी जांच बाद में क्यों नहीं करा? नहीं, जांच होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे स्वीकार करता हूं कि नहीं हुआ, तो वो होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ, कारण तो मेरे से भी ऊपर है, उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो ये लोग 20 साल तक नहीं आएंगे। किरणदेव जी के शासनकाल में जो सिटी बस चल रही थी, जतीन जी के शासनकाल में मतलब नगर निगम के वो महापौर थे, उस वक्त बंद कर दी गई। बाद में कितनी चल रही सिटी बस? वो जो सिटी बस था, वो सिटी बस का पार्ट्स नहीं मिलता, पार्ट्स ही नहीं मिलता है। मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष था, तो मैंने अपने कुछ लोगों को कहा भी कि सिटी बस का टेंडर लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करो। गुप्ता ट्रेवल्स और भारत ट्रेवल्स से बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी शहर में नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो उस मामले में टेक्निकल कुछ जानता ही नहीं है। नाम इधर बोथरा जी लिए, वो कभी कार कभी टैक्सी के रूप में उपयोग नहीं किए होंगे, उनको बसें दे दी गई उनके कार्यकाल में, और पूरा का पूरा कंडम हो गया। उसका पार्ट्स नहीं मिल रहा है। पार्ट्स नहीं मिलने के कारण दूसरे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और हम लोग टेंडर किए थे तो वहाँ पे कोई आया नहीं, बोले इसका पार्ट्स नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे लेके। तो सबसे बड़ी बात, घटिया कंपनी का बस लेकर, आपको अच्छा कंपनी का चाहिए जो 20 साल तक बस चले, वो चाहिए तो उसमें कमीशन कम मिलेगा, और जो घटिया बस देंगे निश्चित रूप से उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है।